जाने जाते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके दौरान। देखिए, मनुष्य क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आने जाने की प्रक्रिया संपन्न करता है। मानव के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आया जाया जाता है। तो मानव के द्वारा ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवागमन हो रहा है, जो आवागमन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, उसे ही हम प्रवास के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की जिन स्थितियों का आकलन करें तो मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न स्थानों पर आने जाने की प्रक्रिया संपन्न हुई है। और ये अलग अलग स्थानों पर जो आने जाने का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, उसी को हम सारांशिक रूप से प्रवास के नाम से परिभाषित करते हैं, या उसी को हम किसके नाम जानते हैं, प्रवास के नाम से जानते हैं। देखिए, मान लीजिए दो कोई क्षेत्र हैं, ए और बी के रूप में हमने हमारे सामने आ गए। इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर समान प्रकार की न तो जलवायु की दशाएं मिलने वाली है, न आर्थिक दशाएं मिलने वाली है, न सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं मिलने वाली है, और न ही पर्यावरणीय दशाएं यहाँ पे समान देखने को मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई एक क्षेत्र तो बहुत अधिक अनुकूल दशाओं को प्रदर्शित करेगा, जबकि दूसरी ओर कोई दूसरा क्षेत्र जो होने वाला है वो प्रतिकूल दशाओं को प्रदर्शित करने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अनुकूल दशाओं का क्षेत्र होगा वो प्रवास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो प्रतिकूल दशाओं वाला क्षेत्र होगा वो मानव को बाहरी क्षेत्रों की ओर भेजने वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो प्रवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है, और ऐसी स्थिति में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन करता है। ऐसी आवागमन की प्रक्रिया के कारण ही जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी जो पूरी प्रक्रिया है, मान लीजिए ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो कारक मिलने वाले हैं वो अनुकूल कारकों के रूप में मिलने वाले हैं, और यहाँ पे जो क्षेत्र होंगे वो प्रतिकूल कारकों के रूप में मिलेंगे। तो प्रतिकूल कारकों का मतलब है मानव की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जल की सुविधा है, पानी की सुविधा है, विद्युत की सुविधा है, या फिर हम ऐसा कहें चिकित्सा की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है। ये सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवर्तन के लिए बाध्य कर देती हैं। तो मानव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आने और जाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रवास के नाम से जानी जाती है। या तो हम मूल स्थान से किसी कार्य स्थान की ओर जाएंगे, या फिर कार्य स्थान से वापस मूल स्थान की ओर आएंगे। तो ऐसी जो आवागमन की प्रक्रिया होने वाली है वही किसके नाम से जानी जाएगी, प्रवास के नाम से जानी जाएगी। इसी चीज को परिभाषित करते हुए बोग महोदय ने कहा था कि मानव या मानव के समूह का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने भी प्रवास की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक और स्थानिक प्रवासिता है। प्रवास एक प्रकार की स्थानिक और भौगोलिक प्रवासिता है जिसमें भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई, एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य प्रवर्तन की प्रक्रिया होती है, लोगों के आवागमन की प्रक्रिया होती है। तो मान लीजिए ये एक भौगोलिक इकाई होगी और ये दूसरी भौगोलिक इकाई होगी, इन दोनों के बीच में जाने की और आने की जो प्रक्रिया होने वाली है वही क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। बोग महोदय ने भी ऐसा ही कहा था कि मानव या मानव के समूह का किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर आना और जाना, ये किसके नाम से जाना जाएगा, प्रवास के नाम से जाना जाएगा। तो प्रवास शब्द का शाब्दिक तात्पर्य हम लें तो एक अच्छा अर्थ बन जाता है किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो आने जाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसी को हम प्रवास के रूप में जानते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट जो चर्चा करने वाले हैं। ये तो प्रवास की परिभाषा आ गई। अब हम चर्चा करते हैं प्रवास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास जो है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आने और जाने की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा था, जाना हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, आना हो रहा था।
तो मान लीजिए कोई व्यक्ति इस स्थान पर रह रहा है और यहाँ पर उसके लिए आदर्श दशाएं विद्यमान नहीं है, या तो रोजगार की कमी मिल रही है, या जलवायु प्रतिकूल है, या आर्थिक कारक प्रतिकूल है, या राजनीतिक कारक प्रतिकूल। तो ऐसी स्थिति में मानव क्या करेगा, इस स्थान को छोड़ देगा और इस स्थान को छोड़कर यहाँ की ओर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी, उच्च चिकित्सा की व्यवस्था होगी, पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन यहाँ विकसित होंगे। तो मानव जब इस स्थान को छोड़कर इस स्थान की ओर चला जाएगा तो ऐसी प्रक्रिया को उत्प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रवास के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या बनी उत्प्रवास की? किसी स्थान विशेष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके नाम से जानी जाती है? उत्प्रवास के नाम से जानी है। यानी कि इस स्थान में रहने वाले मानव ने जब इसको छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चला गया तो ऐसी जो प्रक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी? उत्प्रवास के नाम से जानी जाएगी। अब दूसरी चर्चा ये आती है कि आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो किसी बाहरी क्षेत्र से, तो दूसरा क्षेत्र बाहर वाला क्षेत्र है, किसी बाहरी क्षेत्र से किसी क्षेत्र की ओर आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आप्रवास के नाम से जानी जाती है। आप्रवास यानी कहने का मतलब ये हो गया, किसी बाहरी क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर आना तो क्या कहलाएगा? आप्रवास कहलाएगा। और इस क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। तो प्रवासन की जो प्रक्रिया होती है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्प्रवास के रूप में और दूसरा किसके रूप में? आप्रवास के रूप में। अब हम चर्चा करते हैं संपूर्ण विश्व के अंदर जो प्रवास की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, प्रवसन का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, उसके आधार पर प्रवास के कितने पक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षों के आधार पर प्रवास का अध्ययन किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, प्रवास के पक्षों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्रवास के पक्षों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला जो होता है वो होता है देश पक्ष, दूसरा जो होता है काल पक्ष, देश पक्ष, काल पक्ष, तीसरा जो होता है कारण पक्ष, चौथा जो होता है संख्या पक्ष, और पांचवा जो होने वाला है वो है स्थिरता पक्ष। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर प्रवास की जो प्रक्रिया संपन्न होगी उसको मुख्य रूप से 5 पक्षों में विभाजित किया गया है, देश पक्ष के रूप में, काल पक्ष के रूप में, कारण पक्ष के रूप में, संख्या पक्ष के रूप में और स्थिरता पक्ष के रूप में। और इसी के तहत पूरी प्रवसन की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं देश पक्ष की। देश पक्ष क्या होता है? मानव के द्वारा या मानवीय समूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास किया जाता है तो दो स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी, या तो किसी देश के आंतरिक भाग में प्रवास कर रहा होगा, और यदि आंतरिक भाग में प्रवास नहीं कर रहा होगा तो बाहरी भाग में प्रवास कर रहा होगा। तो आंतरिक भाग में जो प्रवास करने की प्रक्रिया कहलाती है वो अंतः प्रवास कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतः प्रवास। और बाहरी भाग में जो प्रवास करने की प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है अंतर प्रवास। जब तक मनुष्य किसी एक ही जिले के अंदर, एक ही राज्य के अंदर, एक ही देश के अंदर या एक ही महाद्वीप के अंदर प्रवास करता है तो उसको अंतः प्रवास कहा जाता है। जैसे राज्य के संदर्भ में होगा तो अंतर्राज्यीय हो जाएगा, देश के संदर्भ में होगा तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, महाद्वीप के संदर्भ में होगा तो अंतः महाद्वीपीय हो जाएगा। किसी एक ही महाद्वीप के आंतरिक भागों में होने वाले प्रवास को अंतः महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। किसी एक ही देश के आंतरिक भागों में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। किसी एक ही राज्य के अंदर होने वाले आंतरिक प्रवास को अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जब एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास होता है, दो राज्यों के बीच प्रवास होता है तो उसको अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। जब एक देश से दूसरे देश के बीच प्रवास का, दो देशों के बीच प्रवास होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर प्रवास होता है, अर्थात दो महाद्वीपों के बीच प्रवास होता है, तो ऐसी स्थिति अंतर महाद्वीपीय प्रवास के नाम से जानी जाती है। तो देश पक्ष के आधार पर जो प्रवर्तन की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है उसको अंतर महाद्वीपीय प्रवास के रूप में, अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराज्यीय और आंतरिक प्रवास के रूप में विभाजित किया जा सकता है।